Okay, let's start our class. Freely movable joints. Okay, freely movable joints. These joints allow a wide range of movement. So these joints enable the body to perform a variety of functions. Freely movable name itself suggests कि इसमें चीजें आराम से मूव हो सकती हैं, मतलब पूरी तरह से मूव हो रही है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, फ्रीली मूवेबल। ये जॉइंट जो है वो पूरी तरह से आप इसको फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स नाम दिया गया है। ठीक है, अब इसके कुछ मेन है जॉइंट्स, 4 मेजर जॉइंट्स हैं, उन्हें हम पढ़ते हैं। 4 मेजर मूवेबल जॉइंट्स इन आवर बॉडी आर डिस्कस्ड बिलो। 4 मेजर जॉइंट्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि क्या है वो। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आपको एग्जैक्टली समझ नहीं आएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में जॉइंट्स होते कैसे। जैसे कि फर्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नाम से पता चल रहा है कि कुछ मतलब कि बॉल जैसा कुछ होगा और सॉकेट का मतलब होता है कवर। ठीक है, जैसे ये बॉल करे तो ये कवर, तो ये सॉकेट कहलाएगा और ये बॉल कहलाएगी। ठीक है, ball and socket joint. In this joint, the rounded ball-like end of one bone freely fits into a cavity or socket of the other bone. इसके अंदर क्या होता है, एक बोन होती है जिसका एंड पार्ट होता है बॉल की तरह होता है वो एंड पार्ट, और एक बोन होती है जिसका एंड पार्ट होता है सॉकेट की तरह। ठीक है, तो वो इजीली उसके अंदर फिट हो जाती है, मतलब वो जो बॉल का साइज है उस सॉकेट के साइज के जितना ही होता है, तो वहां इजीली वो फिट हो जाती है। दिस अलाउ मैक्सिमम मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। इससे क्या होता है, मैक्सिमम मूवमेंट होता है सभी डायरेक्शन, क्योंकि देखो ये अगर ये बॉल है और ये सॉकेट होती है, इजीली ये बॉल, ये जो जॉइंट है ये इजीली मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इस इजीली मूवमेंट होता है और मैक्सिमम मूवमेंट होता है इस जॉइंट में। The joint where the humerus joins the shoulder and the joint where the femur joins the hip show ball and socket joint। मतलब कि आपका ये वाला पार्ट और ये कंधे वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पर आपके क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, और आपके कमर के पार्ट में और हिप के पार्ट के बीच में जो जॉइंट लगा हुआ है वहां पर कौन सा जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ठीक है, दो जगह है, शोल्डर के यहाँ पर और एक हिप के यहाँ पर, तभी तो हमारा फ्रीली मूवमेंट होता है, हम पूरी तरह गोल घूम लेते हैं, एक जगह कमर पे हाथ रख के भी हम पूरी तरह मूव कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे शोल्डर को हम पूरा, देखो इसे पूरा घुमा सकते हैं, आप सभी भी घुमा सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट इज हिंग जॉइंट। यू मस्ट हैव सीन द हिंग्स और जॉइंट्स ऑन द डोर। डोर में आपने देखा होगा जॉइंट्स लगे होते हैं। ठीक है, तो उन जॉइंट्स का क्या काम है देखते हैं। द हिंग अलाउज मूवमेंट ओनली इन वन प्लेन और एंड ओनली अप टू 180 डिग्री। ये क्या करता है, सिर्फ एक प्लेन में ही अलाउ करता है या फिर 180 डिग्री इसका मूवमेंट होता है। ठीक है, 180 डिग्री आपको पता है कितना होता है, पूरा आपने प्रोटेक्टर देखा ही है, तो उतना ही इसमें मूवमेंट होता है। जैसे आप दरवाजे को देखना, पूरा खुल जाता है, वो पूरा खुलता है बंद होता है, तो वो जो दरवाजे में जो जॉइंट्स लगे होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है हिंग जॉइंट्स। ठीक है, द नी एंड द एल्बो जॉइंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच जॉइंट। नी और एल्बो के जो जॉइंट्स है वो किसके एग्जाम्पल है, हिंग जॉइंट के एग्जाम्पल। यहाँ पिक्चर में दी हुए है आपको, ये नी जॉइंट है और ये एल्बो का जॉइंट। ठीक है, these joints can move only in one plane, up and down और backward and forward। इनका ये रहता है, इस जॉइंट की स्पेसिफिकेशन क्या रहती है कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, एक ही प्लेन में मूव कर सकते हैं, या तो ये ऊपर नीचे जाएंगे, जैसे ये हाथ का जा रहा है ऊपर नीचे, या फिर पैर का जाता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे पीछे। ठीक है, हिंग जॉइंट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन फिंगर्स एंड टोज। फिंगर्स के अंदर भी हमारे हिंग जॉइंट होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर जो फिंगर मूव करती है ना हमारी, ये क्या है, हिंग जॉइंट ही होता है। ठीक है, तो दो जॉइंट्स हो गए फ्रीली मूवेबल, दो जॉइंट्स है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और हिंग जॉइंट। नेक्स्ट इज पाइवट जॉइंट। In this type of joint, the rounded surface of one bone fits into a ring form of the other bone। अब पाइवट जॉइंट में क्या होता है, एक बोन का एंड पार्ट होता है राउंड और एक बोन का जो पार्ट होता है वो होता है सर्कल की तरह। ठीक है, तो वो उसके अंदर जाके एकदम फिट हो जाती है। जैसे कि ये फिंगर आप इसको राउंड समझ लीजिए, ठीक है, और ये सर्कल वाला पार्ट, तो ऐसे इस तरह से ये पूरी तरह फिट हो जाती है। ठीक है, ये फिट हो गई तो इसे कहा जाता है pivot joint। The bone with rounded surface is able to rotate over the other bone that forms the ring। अब जो बोन है अंदर जो फिट है और जो सर्कल के अंदर है, ठीक है, तो वो अंदर पूरी तरह से ऐसे मूव वो कर सकती है। ठीक है, तो ये पूरी तरह मूव करी किसमें,
रिंग वाली बोन में। द जॉइंट बिटवीन द स्कल एंड द वर्टिब्रल कॉलम इज एन एग्जांपल ऑफ पाइवट जॉइंट। और जो स्कल और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में का जॉइंट जो है हमारा, वो भी किसका एग्जांपल है? पाइवट जॉइंट का एग्जांपल। ठीक है, तीन तरह के जॉइंट होंगे। लास्ट है आपका ग्लाइडिंग जॉइंट। The movement in this joint occurs due to the sliding of the bones over one another. The joint at the ankle, wrist and the joint between the rings of the backbone are example of gliding joints. Gliding joint क्या है? ऐसा joint जो कि क्या होता है? स्लाइडिंग होती है, बोन एक के ऊपर एक स्लाइड होती है। जैसे हाथ का है यहाँ पर, ये रिस्ट के यहाँ की जो बोन है ना हमारे, यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं क्लियरली, ये जॉइंट होता है जो एक के ऊपर एक स्लाइड होती हुई जाती है बोन, तो उसे कहा जाता है ग्लाइडिंग जॉइंट। The joint at the ankle, wrist and the joint between the rings of the backbone are example of gliding joint. Backbone की rings में भी, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है अपने रिस्ट का। ठीक है, रिस्ट और एंकल के एग्जाम्पल्स आप सबसे आसानी से समझ सकते हैं कि ये होते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। तभी तो हमारा रिस्ट ऐसे और ऐसे मूव करती है सिर्फ। ठीक है, ऐसे साइड में जाती नहीं ना, जैसे बिल्कुल यूं टेढ़ा नहीं हो जाता हमारा हाथ। This joint allows sideways as well as back and forth movement. Sideways सिर्फ इतना ही मूव करता है, ऐसा तो होता नहीं कि पूरी तरह से गिर जाता हो या पूरा टेढ़ा हो जाता हो, नहीं होता। ठीक है, तो ये sideways जा रहा है, backward and forward. क्लियर है ये जॉइंट्स आपको? Then give thumbs up. Great. Now how does the human body move? Human body move कैसे करती है वो देखते हैं। ठीक है, We have learned about the different bones and joints. अब हमने different bones और joints के बारे में पढ़ लिया है, but they cannot move by themselves. वो अपने आप move नहीं करते हैं। ठीक है, bones are covered with soft tissues called muscles. bones क्या होते हैं? covered रहते हैं। bones ऐसा तो आपको हड्डी दिख रही है कि आपकी कहीं पर भी हाथ की, सर की कोई स्कल वगैरह, बैकबोन कुछ दिख रहा है आपको? कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इसके ऊपर एक लेयर, टिश्यू की लेयर है, जो कि क्या कहते हैं उन्हें? हम मसल्स कहा जाता है। ठीक है, मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स बाय अनदर टिश्यू कॉल्ड टेंडन्स। और मसल्स और बोन्स दोनों चिपके हुए किसकी वजह से? टेंडन्स की वजह से। टेंडन्स कैसे रिएक्ट करते हैं? एज अ थ्रेड, धागे की तरह उन्होंने, मतलब इमेजिन करो आप कि आपकी बोन्स के ऊपर आपके मसल्स जो है धागे की तरह लपटे हुए। Bones and muscles work together to bring about any movement in the body. अगर आप बॉडी में मूवमेंट हो रहा है तो उसके लिए बोन्स और मसल्स दोनों साथ में काम करेंगे, तभी मूवमेंट पॉसिबल है, वरना मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ अबाउट 640 मसल्स। ह्यूमन बॉडी में कितनी मसल्स होती है? 640 मसल्स होती है और 206 बोन्स होती है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बोन्स कम होती है, मसल्स ज्यादा होती है। ओके, मसल्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। मसल्स दो तरह के हो सकते हैं, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, अब देखते हैं वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप सोचोगे ना तो आपको लगेगा अरे हाँ यार, हमारी बॉडी में तो ये सब भी होता है। मसल्स दैट आर कंट्रोल्ड बाय आवर फ्री विल आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। ऐसी मसल्स जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हाथ हिलाना चाह रहे हैं तो हिल रहा है हाथ, अपने आप हाथ नहीं हिलेगा। अब ये हाथ ऐसा है तो ये ऐसे ही रहेगा, अपने आप नहीं हिलेगा जब तक कि मैं इसे नीचे नहीं रख लेती। ठीक है, मसल्स इन द हैंड्स एंड लेग्स आर वॉलेंट्री मसल्स। जो हमारे हैंड्स और लेग्स की मसल्स है वो कैसी मसल्स है? वॉलेंट्री मसल्स है। मतलब वो हम जब चाहते हैं तब वो काम करती, वरना वो नहीं करती है। मसल्स दैट आर नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर विल आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। और ऐसी मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अपना काम कर ही रही है, उन्हें कहा जाता है इनवॉलेंट्री मसल्स। मसल्स इन द हार्ट आर इनवॉलेंट्री मसल्स। जो मसल्स है हमारे हार्ट में जो मसल्स है वो कौन सी मसल्स है? इनवॉलेंट्री मसल है, क्योंकि हार्ट तो पंप कर ही रहा है, ब्लड को फील हो रहा है आपको। आप अगर देखोगे तो आपको हार्ट बीट फील होगी, अगर आप जब भी हाथ रखेंगे तो आपको हार्ट बीट फील होती है। तो वो ऐसा तो है नहीं हम बोल रहे हैं चलो पंप करो तो पंप कर रहा, नहीं, वो इनवॉलेंट्री, वो कंटिन्यूअसली पंप कर रहा है ब्लड को। बट हैंड्स और लेग्स के जो मसल्स है हमारे, वो वॉलेंट्री मसल्स है, उन्हें जब हम चाहते हैं तभी वो काम करते हैं। क्लियर है? वॉलेंट्री मसल्स वर्क इन पेयर टू मूव बोन्स। अब वॉलेंट्री मसल्स जो होते हैं वो पेयर में काम करते हैं ताकि वो इजिली मूव कर पाए, या पेयर में काम करेंगे तभी वो मूव करेगा। When one muscle contracts, the bone is pulled in the direction the other muscle in the pair relaxes or return to its original
लेंथ। अब देखो मसल्स हैं, तो जब भी मसल्स काम करते हैं तो एक मसल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक मसल होता है रिलैक्स होता है, ठीक है। जब भी एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पीछे वाला मसल क्या होता है, वो रिलीज हो जाता है, वो फ्री हो जाता है, और जब आगे वाला मसल फ्री होता है तो पीछे वाला मसल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सिंपल सी चीज है। Now to move the bones in the opposite direction, the relaxed muscle contract and pulls the bone to its original position and the first muscle relaxes. अब अगर आपको वापस उसी पोजीशन में जाना है तो पीछे वाली जो मसल होती है वो क्या करती है, वो रिलैक्स हो जाती है और आगे वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। आगे वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो पीछे वाली मसल रिलैक्स हो जाती है। Let us understand movement of bones and muscles by taking an example of arm. अपने आर्म्स का एग्जांपल लेके आप इजीली कर सकते हैं इसको। The biceps are the large muscle in the front part of the upper arm and the tricep are the muscle at the back of the upper arm. आपके upper arm में ये आगे वाला पार्ट क्या होता है, बाइसेप, और पीछे वाला पार्ट होता है ट्राइसेप, ठीक है। आप फील करेंगे या आप जैसा मैं वीडियो में करती हूँ आप भी वैसे करेंगे तो आपको पता चलेगा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसे होता है। When the biceps contract, the arm bend or bring the hand towards the shoulder and the tricep relax. अब आप ऐसे करो तो यहाँ पर आपको फील होगा कि यहाँ पर मसल्स जो है वो थोड़ी टाइट है और नीचे की मसल्स जो है वो थोड़ी लूज है, ठीक है। अब आप इसको खोल देंगे तो नीचे की मसल्स टाइट हो जाते हैं, ऊपर की मसल्स थोड़े लूज हो जाते हैं, ठीक है। To straight the arm, the tricep contract and the bicep relax or return to the original length. बाइसेप जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं और ट्राइसेप जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं। जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बाइसेप्स रिलैक्स करते हैं, जब बाइसेप्स रिलैक्स करते हैं तो ट्राइसेप्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सिंपल सी चीज है, ठीक है। लुक एट द फिगर टू अंडरस्टैंड हाउ मसल्स हेल्प टू मूव द आर्म अप एंड डाउन। ये फिगर से आप समझ सकते हैं, ये हमारे बस बाइसेप्स, ये ट्राइसेप मसल, ठीक है। ये जब हमने बेंड किया आर्म को, ये हमारा एल्बो, तो यहाँ पर ये मोटा मोटा हो जाता है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यहाँ रिलैक्सेशन हो गया। अब जब हमने हाथ को सीधा कर लिया तो ये रिलैक्स हो गया और ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्लियर है इतना सभी को? नाउ likewise all the skeletal muscle works in pair allowing various movement in the body. इसी तरीके से सारे मसल्स जो है वो बोन्स के साथ पेयर करके काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट शो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कार्टिलेज। कार्टिलेज मैंने आपको बताया था ना, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जो आपकी नोज और ईयर लोब्स पर, यहाँ पर अपर पार्ट ऑफ द ईयर पर प्रेजेंट रहते हैं। कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट टिश्यू अटैच टू द बोन्स। कार्टिलेज का एक सॉफ्ट टिश्यू है जो कि बोन से अटैच है। इट इज फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक। ये कैसा है, फ्लेक्सिबल है और इलास्टिक है। आप फील कर सकते हैं ना, यहाँ नोज अपनी हिला के देखो आपको पता चलेगा, ठीक है, इजीली हिल जाती। इट प्रोटेक्ट्स द बोन्स एंड ऑल्सो हेल्प देम टू मूव। ये बोन्स को प्रोटेक्ट, हमारी नाक की हड्डी को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ कार्टिलेज ने, और ये थोड़ा बहुत मूवमेंट भी शो कर रही है। It gives shape to certain parts of our body such as earlobes and nose. इसी की वजह से हमारे नोज का जो है वो एक स्पेसिफिक, सबका अलग अलग शेप है। किसकी वजह से है, ये कार्टिलेज की वजह से। और ऐसे ही हमारे ईयर का शेप भी इन्हीं कार्टिलेजेस की वजह से, ईयरलोब्स जो बने हैं हमारी, ये एक शेप बना हुआ है, ये किसकी वजह से, कार्टिलेज की वजह से। कार्टिलेज इज फाउंड इन जॉइंट्स विद which help in smooth movement of bones. कार्टिलेज किससे बने होते हैं, कार्टिलेज फाउंड कहाँ होते हैं, जॉइंट्स में होते हैं, जो कि किससे बने हुए, स्मूथ मूवमेंट ऑफ बोन्स होते हैं। इट reduces फ्रिक्शन बिटवीन द बोन्स व्हेन दे मूव। ये क्या करते हैं, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं जब भी वो मूव करते हैं। दस कार्टिलेज प्रिवेंट्स डैमेज टू द बोन्स। कार्टिलेज क्या करते हैं, बोन्स को डैमेज होने से बचाते हैं। कार्टिलेज बीच में कुशन की तरह काम करते हैं, ये तो आपको पता ही था, ठीक है। जब वो कुशन की तरह काम करते हैं तो वो बोन्स को घिसने नहीं देते, वहां फ्रिक्शन बना रहता है ताकि बोन्स भी इजीली मूव करे और उनको कोई लॉस भी ना हो और मूवमेंट भी होता रहे। It also acts as shock absorber and forms part of the skeletal structure in the ribs, walls of the windpipe and the voice box where it gives support and shape. अब जो कार्टिलेज होता है ये शॉक अब्जॉर्बर भी होता है, मतलब आपको किसी भी चीज से अगर शॉक लगता है तो वो कार्टिलेज पे लगता है, तो वो हड्डी टूटती भी नहीं हो क्योंकि वो तो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो आपको चोट भी नहीं लग पाती, अंदरूनी चोट भी नहीं होती, ना ही ऊपर से कोई चोट होती है, हल्का सा कुछ खरोच वगैरह लग जाती है। साथ ही में ये एक स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है हमारे रिब्स को, हमारी विंड पाइप में जो वॉल्स है उसको वहां पर स्ट्रक्चर दिया हुआ, वॉइस बॉक्स में, और एक स्पेसिफिक शेप दिया हुआ है हमारे सारे
ऑर्गन्स में, ठीक है। तो कार्टिलेज क्या हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुआ है हमारे लिए। हमारी बॉडी में कोई भी चीज अगर दिए तो कुछ भी बेकार नहीं है, सब कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बोन्स एंड एक्सरे, अब देखते हैं बोन्स और एक्सरेज क्या होते हैं। हैव यू एवर सीन इमेज एज शोन इन फिगर 9.11? क्या आप लोगों ने देखी है ये इमेज? एक्सरे कभी करवाया है आपका, या आपका हुआ है, या किसी और का देखा है आपने? आई थिंक देखा ही होगा, क्योंकि आजकल तो बहुत कॉमन हो गया। पहले हुआ करता था थोड़ा, एक लगता था कि अरे यार किसी को किसी की हड्डी टूटी है, कुछ बुरा हुआ है, पर अब तो आजकल तो बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुका है, इतना ज्यादा कोई आम कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं रही है, ठीक है। कैन यू टेल व्हाट दिस इमेजेस आर कॉल्ड एंड व्हाई सच इमेजेस आर टेकन? अब आपको पता है ये क्या है, ये एक्सरे इमेजेस है, और ये इमेजेस क्यों ली जाती है? जब भी बोन्स में अगर क्रैक आ जाता है या फ्रैक्चर हो जाता है तब ये इमेज ली जाती है, ताकि डॉक्टर्स को पता रहे कि कहाँ फ्रैक्चर हुआ है, तो वहां वो ट्रीटमेंट कर पाए। दीज आर कॉल्ड एक्सरे इमेजेस और फोटोग्राफ्स, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है? एक्सरे इमेजेस कहा जाता है या फिर फोटोग्राफ कहा जाता है। X-rays are radiation that are accidentally discovered by a German physicist. X-ray क्या है? एक ये रेडिएशन है, रेस की तरह है, ये जो सनराइज होती है ना, वैसे ही एक्स रेज की तरह है ये, जो कि एक्सीडेंटली डिस्कवर हो गई। किसने डिस्कवर कर लिया इसको? जर्मन फिजिस्ट ने। एक्सीडेंटली, अचानक से ही हो गई, वो करना नहीं चाह रहे थे, बट अच्छी चीज हो गई उनसे। वेलमिन कॉनार्ड Rontgen in 1895, this radiation can pass through the muscles and tissues but not through the bones. ये ऐसी रेडिएशन से जो मसल्स और टिश्यूज के थ्रू जा सकती है, पर बोन्स के थ्रू ये जा नहीं पाती। तब ये बोन्स के थ्रू जा नहीं पाती तो बोन्स की इमेज हमारे पास आ जाती है, क्योंकि बाकी सारी जगह से तो चली गई हो। अब जैसे कि ये हैंड है, तो यहाँ से बीच बीच में से एक्सरे चली जाएगी, ठीक है, उंगलियों के बीच में चली जाएगी, बट जो उंगलियों की जो हड्डी है, बोन है, वहां से वो नहीं जाएगी। This property of X-ray is used to take photographs of the inside of our body. ये प्रॉपर्टी एक्सरे की यूज करते हैं बॉडी के अंदर के फोटोज लेने के लिए, ताकि हमारा ट्रीटमेंट सही तरीके से हो पाए। These photographs help us to see various bones in our body and hence to check any fracture or injury to the bone. अब ये जो फोटोग्राफ्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं ताकि हम बोन्स को देख पाए। अगर बाय चांस एक्सीडेंट हो जाता है या फ्रैक्चर हो जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या चीज हमारी लॉस हुई। ऐसा तो है नहीं ना कि डॉक्टर के पास जाओ, जाके बोल दे कि यहाँ फ्रैक्चर हुआ, वो यही पट्टी बांधे, पता चल रहा है पीछे कहीं फ्रैक्चर हुआ, तो वो नुकसान हो सकता है। जब भी गिरते हैं तो डॉक्टर्स पहले यही बोलते हैं कि आप एक्सरे करवाइए, उसके बाद ही हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एक्सरेज। अब यहाँ पर चेक पॉइंट दिए हैं, तो ये आपको ही सॉल्व करना है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आप ये इजिली कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स में कैसे मूवमेंट होता है वो देखते हैं। द वे एनिमल मूव इज कॉल्ड देयर गाइट, ठीक है। ऐसा तरीका जिससे एनिमल मूव करते हैं तो उसे कहा जाता है गेट। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ बैकबोन अफेक्ट द गेट ऑफ एन एनिमल। प्रेजेंस, बहुत से एनिमल्स में बैकबोन नहीं होती, तो उसकी वजह से भी उनका मूवमेंट में थोड़ा चेंजेस आते हैं। किसी में बैकबोन होती, किसी में नहीं होती, तो उनके मूवमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो उन चेंजेस को क्या कहा जाता है? उन चेंजेस को क्या कहा जाता है? वो चेंजेस जो होते हैं, वो मूवमेंट होते हैं, वो उनके गेट मतलब मूवमेंट को शो करते हैं। Based on the presence or absence of the backbone, animals can be classified into two groups. दो ग्रुप्स में एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। बैकबोन अगर है तो वर्टिब्रेट्स, और बैकबोन अगर नहीं है तो इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए अगर वर्टिब्रेट्स क्या है, तो आपको सिंपल सा जवाब देना है, जिनकी बैकबोन होती है वो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जिनकी बैकबोन नहीं होती वो होते हैं इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। वर्टिब्रेट्स, एनिमल्स दैट हैव अ बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। डॉग, fish, snakes and human beings are vertebrates, ठीक है। डॉग, फिश, स्नेक्स एंड ह्यूमन बींग्स ये क्या है? वर्टिब्रेट्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स, एनिमल्स दैट डू नॉट हैव अ बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। ऐसा एनिमल जिनकी बैकबोन नहीं है उन्हें क्या कहा जाता है? इनवर्टिब्रेट्स। अर्थवर्म्स, कॉकरोचेस एंड स्नेल्स आर इनवर्टिब्रेट्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं एनिमल्स के जिनकी बैकबोन नहीं होती। तो अर्थवर्म, कॉकरोचेस एंड स्नेल ये क्या है? इनवर्टिब्रेट्स है। मूवमेंट इन इनवर्टिब्रेट्स इज डिफरेंट देन इन वर्टिब्रेट्स, ठीक है।
वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट ऑफ कोर्स अब उनकी बैकबोन नहीं है तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएगा ही उनके मूवमेंट में, उनकी गाइड में, तो उसे उनको डिफरेंसेस आ जाते हैं. मूवमेंट इन सम ऑफ द एनिमल्स आर डिस्कस्ड बिलो. कुछ एनिमल्स के मूवमेंट यहाँ पर बताए गए हैं आपको, कुछ आप सोच लो खुद ही आप कैसे चलते हो और एक एनिमल कैसे चलता है, डिफरेंसेस आपको पता चल जाएगा. हाउ डज एन अर्थवर्म मूव. अब एक अर्थवर्म कैसे मूव करता है, आपने बारिश में ये बहुत देखे होंगे. An earthworm has a long, soft and segmented body. Long, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, सेगमेंट्स ये बने हुए, ठीक है, पार्ट्स हुए हुए ना अर्थवर्म के, तो ये सेगमेंटेड बॉडी है. They have tiny curved hair-like bristles present under their body surface called setae. और इनकी बॉडी के नीचे देखो आपको बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इन्हें क्या कहा जाता है, सिटेई. ठीक है, नाम याद रखना बहुत जरूरी है, सिटेई. These are connected with muscles to their base. और जो इनका बेस पार्ट है उसके मसल से ये कनेक्टेड है, इन्हीं की वजह से ये मूव कर पाते हैं. The earthworm moves by crawling. They move by contracting and expanding alternate portion of their body. ये कैसे मूव करते हैं, क्रॉलिंग करते हुए ये लोग मूव करते हैं, ठीक है, चलते नहीं है, ये क्रॉल करते हैं, मतलब कि घिस घिस के चलते हैं ये. They move by contracting and expanding alternate पोर्शन ऑफ देयर बॉडी. इनकी बॉडी का एक पार्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक रिलैक्स होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, ऐसे करके वो आगे बढ़ जाते हैं. कीपिंग द रेयर एंड फिक्स्ड थ्रू द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ सिटिंग. अब ये जो इनके एंड्स हैं ये क्या करते हैं, इसको ग्राउंड पे फिक्स कर देते हैं, ठीक है, ग्राउंड पे इनको फिक्स कर देते हैं, फिर इनकी बॉडी के पीछे से रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करके इनकी बॉडी को आगे बढ़ाते हैं, तो उनकी बॉडी के आगे पूरा पार्ट आ जाता है, ठीक है, फिर ये आगे बढ़ जाते हैं. देन इट फिक्सेस द फ्रंट पार्ट एंड पुल द रेयर एंड. ये इनका फ्रंट पार्ट इन्होंने फिक्स किया, ठीक है, ये फिक्स किया, अब अपने पीछे वाले पार्ट को ये आगे की तरफ लाएंगे, आगे की तरफ लाते रहे, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन होता है यहाँ पर. द मसल्स ऑफ द रेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड शॉर्टन एंड आर पुल फॉरवर्ड. ये कॉन्ट्रैक्ट हुई, शॉर्ट हुई और ये आगे बढ़ी, कॉन्ट्रैक्ट हुई, शॉर्ट हुई, आगे बढ़ी, कॉन्ट्रैक्ट हुई, शॉर्ट हुई, आगे बढ़ी, इस तरह से वो पूरे आगे तक आ जाते हैं. So an earthworm moved by the muscles of the rear and contract and shorten and are pulled forward. So an earthworm moves by alternate contraction and relaxation of its muscles. तो अर्थवर्म कैसे मूव करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से, अपनी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, फिर वो मूव करता है. अर्थवर्म ऑल्सो सेक्रीट अ स्लाइमी सब्सटेंस दैट हेल्प देम टू इजी मूवमेंट. अर्थवर्म जो होता है वो एक स्लाइमी सब्सटेंस को भी रिलीज करता है, जो क्या हेल्प करता है, उनकी मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प देम इन इजी मूवमेंट, ताकि वो बहुत चिकना सा सब्सटेंस होगा तो वो इजीली मूव कर पाते हैं. जैसे अगर पानी गिरा होता है फ्लोर के ऊपर तो आप फिसल जाते हैं ना फौरन, ऐसे उनके साथ भी होता है, वो अपना सब्सटेंस खुद ही रिलीज करते हैं ताकि वो इजीली ग्राउंड पर मूव कर पाए. हाउ डज अ स्नेल मूव. अब स्नेल कैसे मूव करता है ये देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये भी. The snail is slow moving animal like an earthworm. Snail क्या है, एक slow moving animal, मतलब धीरे चलने वाला animal है जैसे earthworm. Its body is covered with a hard protective shell. उसकी body covered है एक protective shell से. The shell does not help in movement, but it is dragged along by the snake. ये कोई मूवमेंट में काम नहीं आती है, बट ये इसकी बॉडी के साथ रहती है, ठीक है. अब आपका चलते हैं आप, तो सर आपका काम नहीं आता पर आपकी बॉडी के साथ लगा हुआ तो है ना, ऐसा तो नहीं सर को भी आप यूं चलाते हैं जब चलते हैं तो नहीं, ठीक है, बट फिर भी सर तो है ना हमारा. वैसे ही इसकी शेल भी, ये चाहे ये मूवमेंट शो करे या ना करे, इसकी शेल इसके साथ ही रहती है. Snail hides itself inside the shell to protect itself from the heat and enemy. Snail क्या करता है, अपने आप को इस शेल के अंदर छुपा लेता है ताकि कोई भी एनिमीज हो या बहुत ज्यादा गर्मी हो या मौसम में जो चेंजेस आ रहे हैं उससे वो बच जाए. Snail also has a pair of tentacles that bear eye at the tip. ये यहाँ पर टेंटिकल्स दिए हुए इनके, ठीक है, टिप पर, और यहाँ पर भी क्या इनकी आंखें भी यही है. It has a muscular foot made of strong muscles that help it to glide. और इनके फुट जो होते हैं वो मस्कुलर होते हैं ताकि इजीली इससे ग्लाइड करके फिसल के ये लोग चल लें. It also has a gland that produce a slimy substance called mucus. और इस ग्लैंड में भी एक स्लाइमी सब्सटेंस होता है जिसे कहा जाता है म्यूकस, वो रिलीज होता है, ठीक है, वही स्लाइमी सब्सटेंस उसको इजीली मूव करने में हेल्प करता है. Mucus helps the snail to move
over very sharp edges and prevent any injury by reducing the friction between the foot and the surface। अब ये जो म्यूकस है ये क्या करता है, ये चिकना सब्सटेंस होता है, ठीक है, स्लाइमी सब्सटेंस है, बहुत चिकना होता है, तो इजीली शार्प मूवमेंट इसका शो कर देता है, किसका, स्नेल का। शार्प मूवमेंट जब शो होता है तो वो इजिली मूव कर जाता है, अगर चाहे सरफेस रफ हो या ड्राई हो या कैसा भी सरफेस हो, उसके लिए तो वहां पर सॉफ्टनेस आ ही जाती है और वो इजिली मूव कर जाता है, ठीक है। A tail of mucus is left behind as the snail crawls। और जैसे भी स्नेल जब चलता है तो ऐसे टेल, उसके टेल से जो म्यूकस है वो पीछे छूटता जाता है, ठीक है। तो ये था आपका स्नेल का मूवमेंट। इतना सबको समझ आया? देन गिव थम्स अप। ओके, नाउ टुमारो वी विल स्टार्ट द मूवमेंट ऑफ अदर एनिमल, जैसे कॉकरोचेस है, स्नेक्स है, फिश मूवमेंट, ठीक है। एक साथ अगर बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम दो करते हैं आज के लिए। आज के लिए दो ही इनफ है हमारे, एक तो अर्थवर्म और स्नेक, ठीक है। तो आपका आज का इतना ही है, और आपका होमवर्क रहेगा, वैसे तो आपको गूगल क्लासरूम में मिल जाएगा, बट आपको ये नॉलेज चेक जो है आपको खुद ही सॉल्व करना है। सिर्फ 5 क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप 2 मिनट में अभी ही कर सकते हैं। क्लियर है? दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू so much।